हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ मुखिया का क्लाइमैक्स पार्ट। आज यह उपन्यास समाप्त होने की कगार पर है, तो आपको शुरू से अंत तक कहानी कैसी लगी, आपको आनंद आया या नहीं आया, यह आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि मेरे नरेशन में कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो उस ओर भी मेरा ध्यान इंगित करें। लीजिए, प्रारंभ करते हैं मुखिया अनिल मोहन क्लाइमैक्स पार्ट। अंतरिक्ष यान के पास पहुंचते ही देवराज चौहान ने जेब से यंत्र निकालकर जगमोहन से संपर्क बनाया कि उसे यान का दरवाजा खोलने के लिए कह सके, परंतु उधर सिग्नल तो जाता रहा लेकिन जगमोहन से बात नहीं हुई। देवराज चौहान को अजीब सा लगा ये। जगमोहन को तो उसके इंतजार में एकदम तैयार बैठा होना चाहिए था। देवराज चौहान ने कई बार संपर्क बनाने की चेष्टा की, सिग्नल गया परंतु बात नहीं हुई। जाने क्यों देवराज चौहान को गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो चंद्रमा की रोशनी में मोइलो अपने यान के पास खड़ा दिखा, जो कि इधर ही देख रहा था। 10 मिनट बीत गए देवराज चौहान को यान के पास टहलते हुए, परंतु कोई फायदा न हुआ। उसे जगमोहन की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। यान का दरवाज़ा बंद था। चालक कक्ष में हल्की रोशनी होती महसूस हो रही थी। जाने क्यों देवराज चौहान को लगा कि वह अनजाने खतरे में घिर गया है। उसी पल देवराज चौहान की निगाह कुछ दूर खुले में टिक गई। वहाँ कोई नजर आ रहा था, अकेला आदमी। चंद्रमा की रोशनी में उसका आकार प्रकार तो नजर आ रहा था, परंतु चेहरा नहीं। वो जगमोहन हो सकता है, लेकिन वहाँ क्या कर रहा है। देवराज चौहान तेजी से उस तरफ बढ़ गया। ज्यों ज्यों वो पास पहुंचता जा रहा था, त्यों त्यों उसका ये विचार पक्का होता जा रहा था कि वो जगमोहन नहीं है, कोई और है। देवराज चौहान उसके पास पहुंचकर ठिठका। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। मैं यहीं रहता हूँ। ट्रांसलेटर के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या पूंछ वाले हो? एकाएक उसने पूछा। नहीं, ये बात तुमने क्यों पूछी? क्या मैं तुम्हारी पूंछ देख सकता हूँ? क्यों नहीं? उसके सवाल देवराज चौहान को अजीब से लगे। वो धीरे धीरे आगे आया और देवराज चौहान की कमर टटोलकर देखकर अच्छी तरह तसल्ली की कि उसकी पूंछ नहीं है। फिर वो 3 कदम पीछे हटता कह उठा, तुम उस अंतरिक्ष यान वाले हो ना? वहाँ पूंछ वाले लोग नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। आज दिन में मैंने बिना पूंछ वाले तुम्हारे साथी से बात की थी। ओह, तो क्या वो बाहर निकला था? हाँ, मेरे पास वहाँ आया था। उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया। लेकिन वो पूंछ वाले लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? देवराज चौहान सतर्क हुआ। तुम्हारा साथी मेरे से बात करके वापस पहुंचा तो उस यान से बाहर आए पूंछ वाले ने उसे अपनी पूंछ में लपेटा और अपने यान में ले गया। तुम्हारे साथी ने खुद को पूंछ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तो जगमोहन को बोइंगो या टोयरा ने कैद करके यान में रख लिया है। यानी कि मोइलो व उसके साथी उन्हें अपने ग्रह पर ले जाना चाहते हैं। तभी वो जबरदस्ती वाले अंदाज में उनकी सहायता करने उनके साथ इस ग्रह पर आ पहुंचे, जबकि उनका असली इरादा उन्हें कैद करके अपने ग्रह पर ले जाने का था। वो जगमोहन को धोखे में रखकर कैद कर चुके थे। तुम्हारा साथी मुझे कह रहा था कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में सोचेगा, वो पुनः बोला। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ सब झगड़ा करते हैं, वो ढीले स्वर में बोला। मैं अपने साथी से बात करूँगा। लेकिन उसे तो उन पूंछ वालों ने कैद करके अपने यान में रख लिया है। मैं उसे कैद से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ? वो बोला। जब तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी बता दूंगा, अभी तुम यहीं रहो। ठीक है। देवराज चौहान पलटा और अपने यान के पास पहुंचा। उसने देख लिया था कि मोइलो अब उसकी तरफ आना शुरू हो गया था। देवराज चौहान तेजी से सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। मोइलो पास आ गया। क्या बात है देवराज चौहान, तुम अपने अंतरिक्ष यान में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे? जगमोहन यान के भीतर नहीं है, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। ये कैसे हो सकता है? अपनापन दिखाता मोइलो बोला और उस व्यक्ति की तरफ देखता कह उठा, वो कौन है जिससे तुम बात कर रहे थे?
उसने बताया है वो इसी ग्रह पर रहता है और देर से यहाँ पर है। उसने जगमोहन से बात की थी। और क्या बताया उसने? देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। मोइलो की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। उसने बताया कि तुम्हारा साथी जगमोहन को पूंछ में लपेटकर अपने यान में ले गया। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फुर्ती से झपट्टा मारा और कमर पर लिपटी उसकी पूंछ में उंगलियां डालकर हथेली में पकड़ ली। मोइलो चौंका। ये क्या कर रहे हो देवराज चौहान? तुम्हारी चालाकी मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्यों मेरी सहायता के लिए इस ग्रह पर आए। तुम्हारा इरादा हमें पकड़कर अपने ग्रह मोड़ों पर ले जाने का था और तुम इसी घात में मेरे साथ रहे कि कब तुम्हें मौका मिले मुझे यान में ले चलने। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बकवास मत करो। देवराज चौहान गुर्रा उठा। इसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि पूंछ खुलने के लिए जोर लगा रही है, परंतु उसकी मुट्ठी में फंसी कमर से खुल न पा रही थी। देवराज चौहान ने रिवाल्वर निकाली और उसकी कमर से लगा दी। इसे रिवाल्वर कहते हैं मोइलो, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। इसका नाम तो तुमने सुना नहीं होगा, परंतु काम समझ जाओगे। मेरी उंगली इसके बटन पर है। बटन दबेगा तो इसमें से गोली निकलेगी और तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके फौरन तुम्हारी जान ले लेगी। तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारे साथी तुम्हारे मृत शरीर को मोड़ो ग्रह पर ले जाना भी चाहेंगे तो कामयाब ना हो सकेंगे, क्योंकि महीनों का सफ़र है। तब तक शरीर इस हद तक बदबू छोड़ने लगेगा कि वे शरीर को यान से बाहर फेंक देंगे। मोइलो के दांत भिचे हुए थे। क्या अपने ग्रह पर जिंदा जाना चाहते हो? देवराज चौहान की आवाज़ में वो ही भाव थे। हाँ हाँ, तो अपने अंतरिक्ष यान से संबंध बनाओ। अपने साथियों से कहो कि जगमोहन को लेकर आएं। मैं कुछ नहीं जानता, पता करता हूँ कि क्या तुम्हारा साथी हमारे यान में है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। रिवाल्वर मोइलो की कमर से लगा रखी थी। मोइलो ने बाह में बंधी बटनों वाली पट्टी द्वारा अपने यान में बात की। टोइरा, मोइलो ने कुछ कहना चाहा। मैं सब देख रहा हूँ, टोइरा की गंभीर आवाज़ बाह पर लगे यंत्र से निकली। क्या तुम मुझे खोना चाहते हो? कभी नहीं। अगर तुमने जगमोहन को यान से बाहर नहीं भेजा तो देवराज चौहान मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अपने ग्रह मोड़ों पर जाना है। वहां पहुंचकर मैं तुम्हें 2 बच्चे दूंगा। इस वक्त जगमोहन को बाहर भेज दो। क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? नहीं, मजबूर हूं मैं। देवराज चौहान ने मेरी पूंछ पकड़ रखी है। घातक हथियार मेरे से सटा रखा है। ये मुझे मार देगा। मैं अभी जगमोहन को भेजता हूँ। धन्यवाद टोइरा। मोइलो ने राहत की सांस ली। मोड़ों पर पहुंचकर मैं तुम्हें 2 बच्चे अवश्य दूंगा। अपना वादा भूलना मत। टोइरा की आवाज़ आई। क्या मैंने पहले तुम्हें कभी धोखा दिया है? नहीं, मैं जगमोहन को भेज रहा हूँ। बोइंगो इशारे से कह रहा है कि 2 में से 1 बच्चा वो लेगा। मेरा काम 2 बच्चे देना है। आपस में तुम जैसे भी बंटवारा करना। उनकी बातचीत बंद हो गई। मोइलो जल्दी से देवराज चौहान से बोला, वो जगमोहन को बाहर भेज रहे हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुम नाराज नहीं हो? मोइलो ने पूछा। तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुझे खुश होना चाहिए? हमने यहाँ तुम्हारी सहायता की है, अपने मतलब की खातिर की है। चुप रहो, जगमोहन को आ लेने दो। दोनों की निगाह अंतरिक्ष यान की तरफ थी। उसका दरवाजा खुल चुका था। सीढ़ी नीचे लटकाई जा चुकी थी। देखते ही देखते कोई नीचे उतरता दिखा। वो जगमोहन ही था। मिनट भर में जगमोहन नीचे उतरा और तेजी से चलता हुआ पास आ गया। मैंने तो सोचा था फंस गए। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से मोइलो को घूरा। तुम तो दोस्तों के बीच थे। मोइलो जल्दी से कह उठा। चुप रहो, जगमोहन गुर्राया। मैं अभी तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मोइलो ने फिर कुछ न कहा। अंतरिक्ष यान में जाओ, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। हमें वापस पृथ्वी पर जाना है। अभी? हाँ, बाकी बातें बाद में पूछना। जगमोहन ने जेब से रिमोट निकाला। उसे इस्तेमाल करके यान का दरवाज़ा खोला तो सीढ़ी नीचे लटकती आई। जगमोहन सीढ़ी पर चढ़कर यान में प्रवेश कर गया। मोइलो, देवराज चौहान बोला, मुझे छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें पृथ्वी पर साथ ले चलूँ तो? नहीं, मैं मोड़ों पर जाऊंगा। मोइलो जल्दी से कह उठा। मुझे तुम्हारे ग्रह पर नहीं जाना। और तुम हमें जबरदस्ती उठाकर अपने ग्रह पर ले जा रहे थे। मेरा इरादा बुरा नहीं था। तुम्हें पृथ्वी पर ले जाने में मेरा इरादा भी बुरा नहीं। मुझे पृथ्वी पर नहीं जाना।
देवराज चौहान ने पूंछ पकड़े मोइलो को धक्का दिया। मोइलो लड़खड़ाकर 4-5 कदम आगे पहुंच गया और फिर पलटा। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवाल्वर का रुख मोइलो की तरफ कर रखा था। कुछ पल उनके बीच शांति रही। मोइलो, देवराज चौहान दांत भींच कर कह उठा, तुम हमारे ग्रह पर मत आना, कभी मत आना। क्यों? पृथ्वी ग्रह पर तेरे से बड़े बड़े हरामजादे हैं। तूने पृथ्वी पर आकर अपनी चालाकियां दिखाई तो जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। मैंने तो तेरे को छोड़ दिया, लेकिन दूसरे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देवराज चौहान ने खा जाने वाले स्वर में कहा। मोइलो ने कुछ नहीं कहा। जा, अपने यान में जा। मोइलो खड़ा देवराज चौहान को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे माफ कर देना देवराज चौहान। देवराज चौहान कुछ न बोला। मोइलो ने गहरी सांस ली और सिर झुकाए पलटकर अपने यान की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान उसे जाते देखता रहा, रिवाल्वर जेब में डाल ली। मोइलो जब अपने अंतरिक्ष यान के पास पहुंच गया तो देवराज चौहान पलटा और लटकी सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वापस चले अंतरिक्ष यान को अभी 2 घंटे ही हुए थे। आधे घंटे बाद वे अंतरिक्ष में ऐसी जगह जा पहुंचे थे जहां उजाला फैला हुआ था। तभी उनके कानों में विक्टर की आवाज पड़ी। देवराज चौहान, हेलो, मैं विक्टर हूं, सुन रहा हूं। यहाँ पर मेरी स्क्रीन बता रही है कि अंतरिक्ष यान ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है। क्या ये सच है? हाँ, हम वापस आ रहे हैं। ओह, वहाँ क्या हुआ? देवराज चौहान ने कम शब्दों में उस ग्रह की बातें बताई। दीपक मल्होत्रा की नीयत खराब हो गई थी, दिमाग भी, वरना इस वक्त वो वापस तुम लोगों के साथ पृथ्वी पर आ रहा होता। विक्टर की आवाज़ हेडफोन के जरिए उनके कानों में पड़ रही थी। कुछ ही देर पहले दौराजी आया था, तो वो पूछ रहा था कि तुम दोनों कब वापस आ रहे हो। कहकर गया है कि जब तुम लोग वापस आओ तो उसे खबर कर दूं। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे देवराज चौहान। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। सुन रहे हो? विक्टर की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। हाँ, तुम दौराजी को बता देना कि हम कब वापस पहुंचेंगे। बता दूंगा, विक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरे ग्रह के लोगों के बारे में बताओ, मोइलो, बोइंगो और टोइरा। देवराज चौहान ने बताया कि उन्होंने उनका अपहरण करना चाहा। ये उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। विक्टर की आवाज़ आई। वे तुम दोनों को मोड़ो ग्रह पर ले जाकर पृथ्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते। तुम लोगों के शरीर की संरचना को समझने की कोशिश करते कि उनमें और हम में क्या क्या अंतर है। उन्होंने जो किया सुनकर मुझे बुरा नहीं लगा। वे यकीनन अच्छे लोग थे। उनकी पूंछ के बारे में सोचकर मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि वो पूंछ में कैसे दिखते होंगे। अच्छे लगते थे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बाकी बातें लौट कर करेंगे। उनकी बातचीत खत्म हुई। दौराजी हमसे क्या चाहता है? जगमोहन बोला। मैं नहीं जानता उसके मन में क्या है, देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। क्या वो हमें तयशुदा रकम देगा जो मुखिया से तय हुई थी? जगमोहन ने पूछा। मेरे ख्याल में नहीं देगा, कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। जगमोहन के होठ सिकुड़े, चेहरे पर हल्की सी कठोरता आ ठहरी थी। पंद्रह दिन बाद देवराज चौहान और जगमोहन का अंतरिक्ष यान उसी प्लेटफार्म पर उतर आया था जहां से वो रवाना हुआ था। उतरते समय यान को कुछ क्षति अवश्य पहुंची थी, परंतु वो क्षति आसानी से दूर की जा सकती थी। उसके बाद उन्हें 12 घंटे तक ऐसे टेम्परेचर में रखा गया कि उनके शरीर धरती के वातावरण के अभ्यस्त हो सकें। अगले दिन तक उन्होंने खुद को बहुत हद तक सामान्य महसूस किया और हल्का आहार लिया। डॉक्टरों की हाँ के बाद विक्टर उनसे मिला। मुझे सच में विश्वास नहीं आ रहा कि तुम दोनों उस ग्रह से वापस आ गए हो और अन्य ग्रह के लोग भी तुम्हें मिले। तुमने उनसे बातें की, वो पूंछ वाले मानव हैं। देवराज चौहान और जगमोहन मुस्कुराए। तुम दोनों हमें बताना कि अंतरिक्ष में मोड़ो ग्रह कहाँ पर स्थित है। मुखिया तो रहा नहीं, तुम क्या करोगे ये बातें जानकर? विक्टर के चेहरे पर गंभीरता उभरी। कुछ चुप रहकर वो बोला,
तुम ठीक कहते हो कि तुम लोगों की सारी जानकारी मुखिया के काम की थी। मैं जानकारी ले भी लूंगा तो कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि दौराजी ये सारी प्रयोगशाला किसी को बेच रहा है। बेच रहा है? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, विक्टर ने सिर हिलाया। दौराजी को इन कामों में दिलचस्पी नहीं है। सरकार की निगाहों से बचकर जिसे ये प्रयोगशाला बेची जा रही है, उसे उस ग्रह की जानकारी भी दी जाएगी जहां से तुम लोग लौटे हो। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर नजर मारी। दौराजी तुमसे उस ग्रह की पूरी जानकारी लेने आएगा। ये बात तुमसे दौराजी ने कही? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ दौराजी ने कहा, कुछ पता लगा है, विक्टर ने धीमे स्वर में कहा। तुम लोगों ने मुझे जो बताया वो मेरे से दौराजी जान चुका है। बाकी बातें तुमसे पूछेगा। उसका कहना है कि प्रयोगशाला खरीदने वाली पार्टी से तुम्हारी बात भी कराई जाएगी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। विक्टर, जगमोहन बोला, उस ग्रह से वापस आने पर मुखिया ने हमें खास बड़ी रकम देनी थी। रकम तय है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। दौराजी जानता है क्या? उसने जिक्र किया? मेरे सुनने में ऐसा कुछ नहीं आया। दौराजी से मिलेंगे, बात करेंगे, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। उस ग्रह के बारे में और कुछ बताओ, विक्टर ने एकाएक पूछा। वे जानकारी कीमती हैं। जगमोहन मुस्कुराया। पहले हमें मुखिया से तय रकम मिलनी चाहिए, उसके बाद बातें। क्या वहाँ के बारे में बताने को कुछ है? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हाँ, बहुत कुछ है बताने को, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। शाम को दौराजी आया। गुलेरी साथ था। देवराज चौहान और जगमोहन से मिला। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों उस अज्ञात ग्रह से वापस लौट आए हो। जगमोहन मुस्कुराया तो देवराज चौहान उसे देखता रहा। पापा होते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती। उनका सपना था उस अज्ञात ग्रह पर बसने का, दौराजी ने कहा और मुस्कुराकर कुर्सी खींचते हुए उनके बेड के पास ही बैठ गया। मुखिया की मौत का अफसोस है मुझे, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस है, दौराजी ने सिर हिलाया। वो मेरा बाप था। बहुत अफसोस है मुझे कि मैं अकेला रह गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे मार दिया, घेवरा को। उसने मेरे बाप को मारा था। पक्का पता है कि घेवरा ने? पता है, सब पता है, दौराजी ने हाथ हिलाकर कहा। इस काम में दलाल ने मेरी सहायता की। मैंने उसे पापा की कुर्सी पर बिठा दिया। काम देखने के लिए भी तो कोई चाहिए। मुखिया बन गया वो, दलाल, जो भी है, जगमोहन बोला। कुछ भी कह लो, उसे कोई भी मुखिया मानने को तैयार नहीं। सब मुझे ही मुखिया मानते हैं। तुम्हें ही बनना चाहिए, जगमोहन मुस्कुराया। दौराजी ने सिर हिलाया, फिर कह उठा। मैं उस ग्रह के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। वहाँ क्या क्या खास था? वहाँ पर बहुत कुछ है वहाँ के बारे में बताने को, जगमोहन बोला। क्या पहले हिसाब हो जाए? कैसा हिसाब? दौराजी ठिठका सा दिखा। उस ग्रह तक आने जाने की हमारी कुछ रकम तय हुई थी। कितनी? दौराजी की निगाह जगमोहन पर टिक गई। 3 अरब। दौराजी का चेहरा सख्त सा महसूस हुआ। 3 अरब रुपया? हाँ, ये रकम रियायती दर में तय हुई थी। मैंने तो 10 अरब से बात शुरू की थी। दौराजी जगमोहन को देखता रहा। पहले रकम चुकता कर दो, मैं उसे ठिकाने लगाने जाऊंगा, और देवराज चौहान से तुम सब कुछ पूछते रहना। दौराजी जगमोहन को देखता रहा, फिर बोला। 3 अरब रुपए की रकम इकट्ठा करना आसान नहीं। कितना वक्त लगेगा इतना माल इकट्ठा करने में? जगमोहन ने पूछा। दौराजी ने गर्दन घुमाकर गुलेरी को देखा। कितना वक्त लगेगा? चंद पलों की खामोशी के बाद गुलेरी सिर हिलाकर बोला, 10 या 15 दिन। सुना? दौराजी ने नजरें जगमोहन पर टिकाई। 10-15 दिन में तुम्हें रकम मिल जाएगी, लेकिन क्या तब तक उस ग्रह के बारे में मेरे को नहीं बताओगे? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तुम रकम इकट्ठी करो, देवराज चौहान बोला। तब तक मैं वहाँ की घटनाओं को कागज पर उतारता हूँ। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। दौराजी और गुलेरी चले गए। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर पूछा, क्या ख्याल है दौराजी के बारे में? कुछ नहीं देगा, ये हमें 1 पैसा भी नहीं देगा। फिर तो हमारा यहाँ रहना खतरनाक है। जगमोहन के माथे पर बल पड़े।
बाहर निकलना भी खतरनाक है। दौराजी हर जगह हमारी तलाश करवाएगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इन हालातों में निकल पाना आसान नहीं होगा। दौराजी ताकत रखता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर क्या करना है? जगमोहन ने पूछा। यहाँ से निकलना तो है ही, देवराज चौहान फैसले वाले स्वर में कह उठा। और हमारा 3 अरब रुपया? जगमोहन के माथे पर बल उभरे। वो दौराजी से पक्का लिया जाएगा, क्योंकि वो इस मामले में आ गया है। हमसे ग्रह की जानकारी मांग रहा है, अपने बाप की प्रयोगशाला को बेच रहा है, तो बाप की 3 अरब की जुबान पूरी करना भी उसके हिस्से में आता है। गुलेरी, दौराजी सोच भरे स्वर में बोला। अब क्या किया जाए? हुक्म, गुलेरी सतर्क हो उठा। दोनों कार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। एक व्यक्ति कार चला रहा था, परंतु उनकी बातें वो न सुन पा रहा था। बीच में पारदर्शी सीट की दीवार थी। 2 आदमी आगे जा रही कार के भीतर थे। 4 आदमी पीछे आ रही कार में सतर्क बैठे थे, ताकि कोई दुश्मन दौराजी पर हमला न कर दे। दौराजी कार की बंद खिड़की से बाहर देख रहा था। पापा के साथ उनका सौदा 3 अरब रुपए में तय हुआ था। ये बड़ी रकम है। जी, पापा होते तो जो भी करते, मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। क्यों, मतलब है क्या? मेरे ख्याल से तो देवराज चौहान को 3 अरब देने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। वो ही मैं भी सोच रहा हूँ, दौराजी बुदबुदाया। कार दौड़ती रही। देवराज चौहान को मना करूँगा तो क्या वो नाराज होगा? दौराजी ने गर्दन घुमाकर गुलेरी को देखा। नाराज तो होगा ही। फिर तो वो हमें उस ग्रह की भीतरी जानकारी भी नहीं देगा जो हमारी प्रयोगशाला खरीद रहा है। उसकी पहली शर्त यही है कि उसे उस जगह की जानकारी भी चाहिए जहाँ पर दुनिया बसी हुई है। पार्टी की मुख्य दिलचस्पी इसी में है, गुलेरी ने कहा। मेरे ख्याल से प्यार से बात नहीं बनेगी। वो 3 अरब लेने के बाद ही मुंह खोलेगा। मेरे ख्याल में उन दोनों को कैद कर लेना चाहिए। उसके बाद सौदेबाजी की जाए कि अगर वो ग्रह के बारे में हमें पूरी जानकारी देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। 1-2 करोड़ भी साथ में दे देंगे। देवराज चौहान टेढ़ा बंदा है, सख्ती से काम लेंगे तो उखड़ जाएगा, गुलेरी गंभीर स्वर में बोला। प्यार से भी नहीं मानता, दूसरा रास्ता है नहीं। दलाल से बात करें? गुलेरी बोला। दलाल? हाँ, कई बार वो बहुत बढ़िया बढ़िया रास्ते निकाल लेता है। दौराजी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर हौले से सिर हिला दिया। दलाल मन ही मन बहुत परेशान था। दौराजी ने दी जुबान के मुताबिक पहाड़ की चोटी पर तो बिठा दिया था, परंतु पहाड़ से उतरने के लिए दौराजी ने सीढ़ी न दी थी। वो वहां बैठा सब कुछ देख सकता था, परंतु कर कुछ नहीं सकता था। चलती दौराजी की ही थी। बाप के बाद असल मुखिया वो ही बन गया था। दौराजी उसके हवाले मजदूरों वाले काम कर देता था, जैसे कि ड्रग्स का हिसाब रखना, हथियारों का हिसाब रखना, अन्य धंधों की देखरेख करना। दलाल की सारी आज़ादी गुम हो गई थी। वो सोने के महल में कैद हो गया था। खाने पीने, अय्याशी करने, आराम करने को दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी, परंतु जिंदगी का असली सुकून वो खो चुका था। 15 दिन में ही वो जमीन पर आ गया था, परंतु दौराजी के घेरे में पांव रखने के बाद पांव को वापस खींच पाना भी आसान काम नहीं था। दौराजी अब पसंद भी नहीं करेगा कि वो उसे छोड़ दे। दौराजी से कहकर दलाल ने सहायक के तौर पर नरोत्तम को साथ रख लिया था। नरोत्तम खुश था कि दलाल के साथ काम करने में कोई तनाव नहीं है। दलाल उससे दोस्त जैसा व्यवहार करता था। इस वक्त भी दलाल नरोत्तम से कुछ ऐसी ही बात कर रहा था। मैं वापस अपनी पहले वाली जगह पर जाना चाहता हूँ नरोत्तम। क्यों? नरोत्तम ये सुनते ही अचकचा गया। दलाल ने विदेशी सिगरेट सुलगाई और दीवार पर लगे आदमकद शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को निहारने लगा। वो ही पहनावा था, पैंट के ऊपर ढीली सी कमीज, बड़ी सेव, बिखरे जैसे सिर के बाल, लापरवाह सा। फर्क सिर्फ यही आया था कि कपड़े कीमती और नए पहन रखे थे। वो पलटा और नरोत्तम को देखकर सिर हिलाकर सोच भरे स्वर में कह उठा, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। जो करता है दौराजी ही करता है। मैं सोने के पिंजरे में कैद होकर मोती को चबाने का काम कर रहा हूँ।
ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बोरियत का दौर है। शान से रहो, इस जिंदगी में क्या बुराई है? मेरे पास करने को कुछ नहीं है, बात को समझो। दौराजी मुझे कुछ नहीं करने देता। वजह यह है कि उसे लगता है मैं कुछ करके अंडरवर्ल्ड में अपना ज्यादा प्रभाव न बना लूं, उसका नाम हल्का न पड़ जाए। नरोत्तम दलाल को देखता रहा। दौराजी के होते हुए ये जगह मुझे नहीं फलने वाली। तुम पक्का कह रहे हो? नरोत्तम हड़बड़ाकर पास आ गया। पहले मुखिया को तूने साफ किया और अब? मैंने नहीं, पार्टी ने। एक ही बात है, रास्ता तो तूने बनाया, रास्ते पर चलने का इशारा तूने किया। चुप कर, नरोत्तम हड़बड़ाया। क्यों फालतू बोलता है? दलाल ने मुस्कुराकर नरोत्तम को देखा। अब? नरोत्तम धीमे स्वर में बोला। तू क्या दौराजी को साफ करना चाहता है? मैं ये सब काम छोड़कर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। दलाल ने गहरी सांस ली। दौराजी को हटाना मेरे बस का नहीं। क्या अब दौराजी पसंद करेगा कि तू उसे छोड़ दे? दलाल ने नरोत्तम को देखा, कहा कुछ नहीं। मेरी मान तो। तभी पास रखे फोन की बेल बजी। हेलो। दलाल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। उधर गुलेरी था। दलाल साहब, हाल में आइए, दौराजी आपसे बात करना चाहते हैं। दलाल ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? दौराजी आया है, कोई बात है? कहते हुए दलाल उस हाल नुमा कमरे का रास्ता तय करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नरोत्तम 2 कदम पीछे हटकर चल पड़ा। दलाल ने दरवाजा खोला, कदम आगे बढ़ाया तो खुद को हाल में पाया। हाल में एक तरफ लंबी टेबल के गिर्द 20 कुर्सियां रखी थी, जो कि ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की मीटिंग के लिए थी। दूसरी तरफ 6 कुर्सियां लगी गोल टेबल रखी थी। दौराजी और गुलेरी कुर्सियों पर बैठे थे। दलाल वहां पहुंचा। पीछे नरोत्तम था। आओ दलाल, दौराजी मुस्कुराया। 2 दिन हो गए तुमसे मिले। दलाल भी मुस्कुराया। तुम कैसे हो गुलेरी? अच्छा हूँ, गुलेरी भी मुस्कुराया। दलाल ने कुर्सी खींची और बैठ गया। नरोत्तम को भेज दूं या? रहने दो, दौराजी ने कहा। नरोत्तम 3 कदम की दूरी पर सतर्क सा खड़ा हो गया। खास काम है? तुम्हारी सलाह की जरूरत है। दलाल प्रश्न भरी निगाहों से दौराजी को देखने लगा। प्रयोगशाला वाली बात तेरे को बताई थी? दौराजी रुका। दलाल ने सिर हिलाया। देवराज चौहान और जगमोहन उस ग्रह से वापस आ गए हैं। समस्या क्या है? दौराजी ने सारी बात बताई। दलाल के होंठ सिकुड़े। उसने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। मतलब कि देवराज चौहान उस ग्रह के बारे में नहीं बता रहा। हमारे लिए जानना जरूरी है। जो विदेशी और देसी पार्टी प्रयोगशाला खरीद रही है, उसे उस ग्रह की पक्की जानकारी चाहिए। झूठ कहकर उस पार्टी को बरगलाया तो सच्चाई सामने आते ही वो पार्टी हमारा नामो निशान मिटा देगी। उससे झगड़ा लेना ठीक नहीं। दलाल की आंखें सिकुड़ी। कौन पार्टी है जिससे तुम डर रहे हो? डरने वाली बात नहीं है, धंधे में ईमानदारी वाली बात है। गलत काम करके मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। दलाल ने कस लिया और कह उठा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि देवराज चौहान से मत उलझो। दौराजी की आंखें सिकुड़ी। गुलेरी कुर्सी पर बैठा शांत भाव से दलाल को देखता रहा था। नरोत्तम 3 कदम पीछे सावधानी से खड़ा था। 3 अरब रुपया देवराज चौहान को दे दूं? दौराजी ने शब्दों को चबाया। क्या हर्ज है? उस प्रयोगशाला और सारे सेटअप के बदले, उस ग्रह के बारे में जानकारी देने के बदले और अंतरिक्षयान पार्टी के हवाले करने के बदले तुम्हें 7 खरब रुपया मिल रहा है। दलाल ने गंभीर स्वर में कहा। उसमें से देवराज चौहान को सिर्फ 3 अरब ही तो देना है। दे दो। फायदा क्या होगा? वक्त बचेगा। दलाल गंभीर ही था। देवराज चौहान से झगड़ा नहीं होगा, नया पंगा खड़ा नहीं होगा। जो जानकारी उस ग्रह की पाना चाहते हो, वो जानकारी देवराज चौहान अच्छी तरह देगा। सारा काम चुपचाप और शांति से पूरा हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। झगड़ा हुआ तो शोर बढ़ेगा, फिर कुछ भी हो सकता है। तुम जिस प्रयोगशाला को बेच रहे हो वो गुप्त है। उसका भेद खुल गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। 3 अरब का सौदा पापा के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं। तो फिर जानकारी तुम किस दम पर देवराज चौहान से लेना चाहते हो? दौराजी ने होंठ भींच लिए। दलाल को देखता रहा।
मेरे ख्याल में तुम देवराज चौहान को कम समझ रहे हो, और तुम 3 अरब रुपए को कम समझ रहे हो, दौराजी ने तीखे स्वर में कहा। दलाल ने कस लिया, चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। मैं बात करूं देवराज चौहान से? एक दलाल बोला। दौराजी ने दलाल की आंखों में देखा। तू क्या बात करेगा? उसे टटोलता हूं, शायद कुछ कम में बात बन जाए। दौराजी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। सौदा 1 अरब से कम नहीं होगा दौराजी, दलाल बोला। एक में देवराज चौहान मान जाएगा? जब वो देखेगा कि एक भी डूब जाएगा तो उसे मानना होगा। दौराजी ने गुलेरी को देखा। क्या कहता है तू? 1 अरब में तो सौदा ठीक है। गुलेरी ने सिर हिलाया। मुझे तो ये भी ज्यादा लग रहा है। दौराजी ने मुंह बनाया, फिर दलाल से बोला, ठीक है, तू बात कर देवराज चौहान से। दलाल ने कस लिया और सिगरेट टेबल पर रखी एस्ट्रे में मसल दी। मुझे कोई जगह बता, अगर देवराज चौहान ने मेरी बात न मानी तो उसे वहां ले आऊं खत्म करने के लिए। दौराजी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, देवराज चौहान को मारा तो उस ग्रह की जानकारी? क्या जरूरत है जानकारी की? क्या ये जानकारी कम है कि उस ग्रह पर लोग बसते हैं, जीवन है? विक्टर से हमें जितना मालूम हुआ है वो ही जानकारी बहुत है। अंतरिक्ष यान भी उन्हें साथ दे रहे हैं। दूसरा अंतरिक्ष यान आधा बना हुआ है। बहुत ही सस्ते का सौदा है उनके लिए, जो प्रयोगशाला खरीद रहे हैं। दलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम उन लोगों से बेशक मेरी बात करा देना, मैं उनकी तसल्ली करा दूंगा। दौराजी के होंठ सिकुड़े। दौराजी मुस्कुरा पड़ा। सोच रहा हूं कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों ना आई। बात बढ़िया कही कि प्रयोगशाला का सौदा सस्ते में हो रहा है। मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। विक्टर से उस ग्रह के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिल गई है, दौराजी बोला। दलाल दौराजी को देखता रहा। दौराजी ने गुलेरी से कहा, दलाल को बढ़िया सी जगह बताओ कि अगर देवराज चौहान ना माने तो ये उसे कहाँ लेके आए। गुलेरी ने जगह बताई और दलाल से कहा, पहले फ़ोन कर देना जिससे कि हम वहाँ पहुँच जाएं। दलाल ने सिर हिलाया। मैं सोच रहा हूँ कि देवराज चौहान को 1 अरब देने की भी क्या ज़रूरत है, खत्म कर देते हैं उसे, दौराजी बोला। वो इस वक्त हमारे कब्जे में हमारी जगह पर मौजूद है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एकाएक दलाल ने मुस्कुराकर टोका। मैं सब संभाल लूँगा। इस बात के फौरन बाद दलाल नरोत्तम के साथ प्रयोगशाला की तरफ रवाना हो गया। तब देवराज चौहान और जगमोहन वहां से निकलने की सोच रहे थे कि दलाल वहां पहुंचा। उन्होंने इससे पहले दलाल को नहीं देखा था, अलबत्ता विक्टर के मुंह से दलाल के बारे में सुन चुके थे। वे दोनों यहां से निकलने की योजना तैयार कर चुके थे। दलाल नरोत्तम को वहां उनके पास तक लेकर आया था। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई देवराज चौहान, और जगमोहन तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। दोनों की निगाह दलाल पर जा टिकी। हमने तुम्हें पहचाना नहीं, जगमोहन बोला। दलाल हूँ मैं। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। मुखिया की जगह तेरे को मिली है? तेरे को कहने को, लेकिन चलती दौराजी की ही है। फैसले उसी के होते हैं। दुखी बंदा है तू, जगमोहन ने उससे घूरा। बहुत। घेवरा को तो तूने बहादुरी से मारा। मेरी रिवाल्वर के निशाने पर आ गया था घेवरा, दलाल मुस्कुराया। वरना मेरी हिम्मत ही कहाँ कि घेवरा के सामने खड़ा हो पाता। बोल। देवराज चौहान एकाएक उसे देखे जा रहा था। दलाल गंभीर हुआ। दौराजी मिला था मुझे। उसने बताया कि तुम लोग 3 अरब रुपया मांग रहे हो। हम कुछ नहीं मांग रहे। मुखिया से ये रकम तय हुई थी कि जब हम दूसरे ग्रह से लौटेंगे तब वो सुन चुका हूँ, लेकिन उसे 3 अरब भारी लग रहा है। वो नहीं दे रहा तो मर्जी उसकी, लेकिन वो जो जानकारी पाना चाहता है उस ग्रह की, वो उसे नहीं। दौराजी को वो जानकारी भी नहीं चाहिए। तो उसे चिंता है कि अगर तुम लोगों ने प्रयोगशाला या उस ग्रह के बारे में बात किसी को बता दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसने मुझे भेजा है कि तुम दोनों को यहाँ से लेकर कहीं और पहुँचूँ। वहाँ पर दौराजी और गुलेरी ने तुम्हारी मौत का सामान इकट्ठा कर रखा होगा। तुम दोनों को मार दिया जाएगा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। दौराजी हमें यहाँ भी तो मार सकता है। यहाँ तुम लोगों की हत्या करके इधर के लोगों पर अपनी बुरी छाप नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ दूसरी तरह के काम होते हैं। उसने मेरे को भेजा कि बहाना लगाकर तुम लोगों को यहाँ से लेकर उस तयशुदा जगह पर। ये बात तुम हमें क्यों बता रहे हो? देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। दलाल चुप हुआ।
फिर कह उठा, मैं दौराजी से परेशान हुआ पड़ा हूँ। उसने मेरा वो हाल कर रखा है जैसे कि कुत्ते का मेकअप करके उसे ताज पहनाकर सिंहासन पर बिठा दिया हो। ना वो कुत्ता रहा, ना वो राजा बना। मैं चाहता हूँ तुम लोग दौराजी को खत्म कर दो, वो तुम्हें ना मारे, तुम दोनों उसे मार दो। हमारा तो 3 अरब डूब जाएगा। जगमोहन कह उठा, 3 अरब तो तुम लोगों को वैसे भी नहीं मिलने वाला। वो तो तुम दोनों की जान लेने की सोच रहा है। उसे मार दोगे तो कम से कम अपनी जान पर मंडराता खतरा तो खत्म कर ही लोगे। तेरे को तो मजा आ जाएगा। दौराजी के मरते ही तेरे को बहुत माल मिलेगा। और क्या चाहते हो तुम? तब तू 3 अरब देगा। सुना है इस प्रयोगशाला को बेचकर बहुत माल लिया जा रहा है। ठीक है, मैं दूंगा 3 अरब, दलाल ने गंभीर स्वर में कहा। इससे पहले हमें यह भी तो देखना है कि तू सच कह रहा है या झूठ। देवराज चौहान कह उठा, क्या मतलब? हो सकता है दौराजी का हमारी जान लेने का कोई इरादा ना हो, जैसा कि तुम कह रहे हो। वो तो तुम देख लेना। दलाल जेब से फोन निकालकर कह उठा, मैं दौराजी को फोन कर रहा हूँ कि तुम दोनों को उसकी बताई जगह पर लेकर आ रहा हूँ। दलाल अपना खेल खेल गया था। उसने फोन पर गुलेरी से बात की। बात हुई, देवराज चौहान को लेकर वहीं पर आ रहा हूँ। बात नहीं बनी? गुलेरी की आवाज़ कानों में पड़ी। 2 घंटे तक आ जाऊँगा, वहीं मिलना, कहकर दलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर दोनों को देखकर बोला, मेरे साथ चलो, देख लेना दौराजी का इरादा क्या है। खुद को बचा सको तो बचा लेना, अगर हम तुम्हारे साथ ना जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। दौराजी अपने सारे काम छोड़कर तुम दोनों को तब तक ढूंढता रहेगा जब तक कि खत्म न कर दे। इस मामले में भागने का कोई फायदा नहीं। तालाब में रहकर मगरमच्छ से बचा नहीं जा सकता। तुम दोनों को पहले ही सावधान कर दिया है, अब तुम्हारा काम है, तुम जानो। उस कमरे से 4 कदमों की दूरी पर छोटा सा स्टोर जैसा कमरा था। वहां ढेरों बिजली के यंत्र लगे हुए थे। एक तरफ छोटे से बोर्ड पर कई जगह बल्ब लगे हुए थे। एक तरफ रिकॉर्डिंग मशीन पड़ी हौले हौले चल रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति कानों पर हेडफोन लगाए देवराज चौहान, जगमोहन और दलाल की बातें सुन रहा था। जब उनकी बातें समाप्त हुई तो उसने उसी पल हेडफोन सिर से उतारा और मोबाइल फोन निकालकर दौराजी का नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी। हेलो, हाँ जी, मनोहर बोल रहा हूँ, बोलो। दलाल साहब की बातें सुनी, कहने के साथ ही मनोहर सब कुछ बताता चला गया। तुमने अच्छा काम किया। सुनने के बाद दौराजी का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। लाइन कट गई। मजा आ गया गुलेरी, फोन बंद करके जेब में डालता दौराजी कड़वे स्वर में बोला। दलाल को उंगली क्या पकड़ाई, वो तो गर्दन दबाने पर आ गया। क्या हुआ? गुलेरी के होठों से निकला। मनोहर की कही बात दौराजी ने गुलेरी को बताई। गुलेरी के दांत भिज गए। दलाल तो आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। जाने क्यों मुझे दलाल पर कभी विश्वास हुआ ही नहीं, तभी तो धंधे में मैंने इसे पीछे रखा। वो होटल का कमरा था, 5 स्टार होटल स्वागत। दलाल देवराज चौहान और जगमोहन को लेकर तीसरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुला था और कमरा खाली था। वे भीतर पहुंचे और इधर उधर निगाह घुमाता दलाल कह उठा, बैठो तुम दोनों, दौराजी तुम दोनों से बात करने के लिए आता ही होगा। इसके साथ ही दलाल ने बाथरूम वगैरह चेक किया, परंतु उनके अलावा वहां कोई भी नहीं था। कोई दिखाई नहीं दे रहा, जगमोहन बोला। दौराजी कभी भी यहाँ पहुँच। यही वो पल थे जब दरवाज़ा खुला और गुलेरी ने भीतर प्रवेश किया। हेलो। भीतर आता गुलेरी मुस्कुराकर कह उठा, मैं गुलेरी हूँ, दौराजी का काम करता हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ तुम दोनों से। पास पहुंचकर उसने दोनों से हाथ मिलाया। दलाल के चेहरे पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान और जगमोहन ने देख लिया था कि दरवाजे पर 2 आदमी आ खड़े हुए हैं। दलाल की निगाह उस तरफ बाद में पड़ी। वो निश्चिंत नजर आ रहा था। दरअसल हम सोच रहे थे कि बैठकर आराम से बात करें, क्यों दलाल साहब? गुलेरी बोला। हाँ, तभी तो यहाँ आए हैं, दौराजी साहब आते ही होंगे, गुलेरी ने पुनः कहा। ठीक तभी दौराजी दरवाजे पर नजर आया। चेहरे पर मुस्कान थी। हम फिर मिल रहे हैं। दौराजी उन्हें देखता हुआ मुस्कुराया। खूब, तुम कैसे हो दलाल? बढ़िया। मैंने इनसे बात की और हाँ, मुझे मालूम हो गया है कि तुमने इनसे क्या बात की।
दौराजी के चेहरे पर विषैले भाव उभरे। मालूम हो पास पहुंचते ही दौराजी के हाथ में रिवाल्वर झलकी, जो कि दलाल के पेट से जा सटी। दलाल सिहर उठा। तुम तो बहुत समझदार निकले दलाल। दौराजी हंसा। तेरी पीठ पर हाथ रखा मैंने और तू मेरे हाथ को ही काटने लग गया। देवराज चौहान को मेरे खिलाफ भड़का। क्या कह रहे हैं? उस कमरे में माइक लगा रखा है, वहाँ जो बात होगी उसे मेरे आदमी सुनेंगे। यूं ये इंतजाम सुरक्षा के नाते पहले से ही वहाँ पर है। खास तौर से तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया गया। तुम्हें धोखा हुआ है। मैं तो अब तू बड़ा बंदा बन गया है। 3 अरब देने की बात जो कही देवराज चौहान को, शब्दों को चबाकर खतरनाक स्वर में दौराजी कह उठा। तेरा नाम तो शहीदों की लिस्ट में दर्ज होगा। क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए बात करने गया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। तेरे जैसे हरामजादे अगल बगल रहेंगे तो गलतफहमी होगी ही। खतरनाक स्वर में कहते हुए दौराजी ने ट्रिगर दबा दिया। पिट की आवाज़ हुई और दलाल की आंखें फटती चली गईं। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। दोनों हाथ पेट पर थे, जो कि बहते खून से लाल सुर्ख हो रहे थे। दलाल की आंखें हैरानी और डर से फैल गई थी। उसे यकीन न आया कि दौराजी ने उसे गोली मार दी। तभी दौराजी ने अपनी टांगें उठाई और दलाल के पेट पर ठोकर मारी। मध्यम सी चीख के साथ दलाल पीछे जा गिरा। गिरने का तेज स्वर उभरा। नफरत के भाव थे दौराजी के चेहरे पर। देवराज चौहान और जगमोहन बेहद सतर्क थे। गुलेरी, देख तो मरा कि नहीं। गुलेरी फौरन नीचे गिरे दलाल की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। गुलेरी नीचे पड़े दलाल को चेक करके बोला, अभी नहीं मरा, लेकिन मर जाएगा। मार साले को। दौराजी गुर्राया। गुलेरी ने अपना जूता दलाल की गर्दन पर रखा और पांव दबाता चला गया। दलाल तड़पा। किसी तरह गले से उसका जूता हटाने की चेष्टा की, परंतु सफल न हो सका। सांसें टूटती चली गईं। गुलेरी पीछे हटा। मर चुका था दलाल। यही वो वक्त था जब देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ से उनका ध्यान हट गया था। वे जानते थे कि दौराजी का अगला वार उन पर होगा। ठीक तभी जब दौराजी साइलेंसर लगी रिवाल्वर थामे गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखने जा रहा था कि देवराज चौहान उसके सिर पर जा पहुंचा। रिवाल्वर हाथ में थी। नाल कमर से लगते ही दौराजी चीखों उठा। ऐसे ही खड़े रहो। देवराज चौहान कुर्राया। दौराजी ठिठक सा गया। उसके होंठ भिज गए। गुलेरी और दरवाजे पर खड़े दोनों गनमैनों की निगाह उनकी तरफ उठी। जगमोहन आगे बढ़ा और दलाल की लाश के पास पहुंचकर झुका। उसके कपड़े टटुलने लगा। दोनों का ज्यादा ध्यान देवराज चौहान पर था। गनमैन भी रिवाल्वरें निकाले उधर ही देख रहे थे। क्या कर रहे हो तुम? दौराजी गुर्राया। जो अब तुमने करना था वो मैं करने जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैं तुम्हें 3 अरब देने की बात कहने वाला था, दौराजी ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम मुझे भी दलाल की तरह गोली मारने वाले थे। पागल हो? मैं तुम्हें क्यों गोली मारूंगा? जगमोहन के हाथ दलाल की पैंट की जेब पर ठिठके। वहां रिवाल्वर रखी थी जिसे कि वो ढूंढ रहा था। उसने रिवाल्वर निकाली और सीधा खड़े होते हुए पलटा। तभी उसने गुलेरी को रिवाल्वर निकालते हुए देखा। गुलेरी की इधर पीठ थी। उसकी तरफ जगमोहन दांत भींचे उनके पीछे पहुंचा और हाथ में दबी रिवाल्वर की नाल का वार सिर के पिछले हिस्से में पूरी ताकत से किया। गुलेरी के होठों से कराह निकली। रिवाल्वर उसके हाथ से छूट गई। घुटने मुड़े और वो नीचे गिरता चला गया। दरवाजे पर खड़े दोनों व्यक्तियों की निगाह जगमोहन पर गई। मुझे गोली मत मारना, जगमोहन फौरन बोला, वरना तुम्हारा बाप मरेगा। कुछ मत करना, दौराजी जल्दी से उन दोनों व्यक्तियों से कह उठा। चुप्पी सी छा गई वहां। देवराज चौहान, दौराजी कह उठा, मेरे से गद्दारी की दलाल ने तो उसे सजा दे दी। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो दलाल को तुम्हारे पास सौदेबाजी के लिए भेजा था। सौदेबाजी? हाँ, वो कह रहा था कि बात करके 3 अरब से कम रकम तय कर लेगा, दौराजी बोला। फिर यहाँ क्यों बुलाया गया हमें? देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। दलाल ने कहा था, नए शब्द कहे दौराजी ने, कि तुम लोगों से कम की रकम तय हुई तो दोनों को इधर होटल में ले आएगा, हमें भी फ़ोन कर देगा ताकि आगे की बात मैं तुमसे कर सकूं। ऐसा? हाँ, उसने तो हमें कहा था कि दौराजी ने हमें मारने के लिए बकवास करता है, हम में फाड़ डालता है, तभी तो मार दिया हरामी को। इसकी बातें सुनी थी वहाँ मौजूद मेरे आदमी ने।
मैं तभी समझ गया कि ये मुझे मरवाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, और तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं। नहीं, रिवाल्वर दे अपनी। दौराजी ने उसी पल रिवाल्वर पीछे देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी। देवराज चौहान ने रिवाल्वर थामी और 3 कदम पीछे हट गया। दौराजी ने चैन की सांस ली और पलटकर देवराज चौहान से कहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं, मैं तो तुमसे दोस्ती के लिए कदम बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारा बुरा करना चाहता तो पहले तुम्हें गोली मारता। दलाल तो हर वक्त मेरे हाथ के नीचे था, उसे तो मैं बाद में भी गोली मार देता। इन बातों को छोड़ो। जगमोहन हाथ में रिवाल्वर दबाए कह उठा, तुम हमारा पैसा 3 अरब देने को कह रहे थे। दौराजी ने सिर हिलाया। वो दो, उस ग्रह की तुम्हें जो जानकारी चाहिए मिल जाएगी। जगमोहन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। चंद पलों की सोच के बाद दौराजी ने कहा, इस वक्त मैं तुम्हें 1 अरब के बराबर की दौलत दे सकता हूँ। 30-40 करोड़ के हीरे, लगभग इतना ही सोना और बाकी का नगद। 2 अरब बाकी का 5-7 दिन बाद। कोई बात नहीं, 1 अरब ही दो, 5-7 दिन तो इतनी दौलत ठिकाने में ही लग जाएंगे। देवराज चौहान उस ग्रह की भीतरी बातें और वहाँ मौजूद खनिज पदार्थों की जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तुम जब बाकी का 2 अरब दोगे तो जानकारी वाली टेप तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। दौराजी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। चलो, 1 घंटे में अरब रुपया तुम्हारे पास होगा, कहकर दौराजी शांत भाव से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर खड़े उसके दोनों व्यक्ति सतर्क हो गए। मैं, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, इससे नोट लेकर आता हूँ, ये कोई गड़बड़ न करे। इसके लिए तुम हर 40 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछते रहना। जगमोहन भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। यही वो पल थे जब देवराज चौहान ने दरवाजे से बाहर निकलते दौराजी को उन दोनों आदमियों को सिर से कोई इशारा करते देखा। फिर उन दोनों आदमियों को हरकत में आते देखा। वे दोनों आदमी बिजली की सी तेजी से रिवाल्वरों वाले हाथ उठाकर उन्हें शूट करने जा रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच पलों का खेल बाकी था। देवराज चौहान के दोनों हाथों में रिवाल्वरें दबी थीं, एक में अपनी, दूसरे में साइलेंसर लगी दौराजी की रिवाल्वर। दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठे और ट्रिगर दबाते चले गए। गोली का धमाका हुआ, दोनों के सीने में सुराख हुए और दरवाजे से टकराते नीचे लुढ़कते चले गए। बाहर दौराजी के दौड़ने की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान दांत भींचे दरवाजे पर पहुंचा। बाहर देखा, दौराजी दौड़ता जा रहा था। ज़्यादा दूर नहीं था वो। देवराज चौहान ने दोनों रिवाल्वरों वाले हाथों को ऊपर उठाया और एक के बाद एक ट्रिगर दबाता चला गया। फायर के धमाके हुए थे। बारूद की स्मेल देवराज चौहान को अपनी सांसों में घुलती महसूस हुई। उसके देखते ही देखते दौराजी के शरीर को 2-3 बार तीव्र झटके लगे और पास की दीवार से टकराता हुआ नीचे गिरता चला गया। देवराज चौहान तेज तेज कदम उठाता नीचे पड़े दौराजी के पास पहुंचा। दौराजी को 3 गोलियां लगी थीं, वो मर चुका था। तभी जगमोहन पास पहुंचा। मेरी 3 अरब की दौलत डूब गई, जगमोहन ने कहते हुए लंबी सांस ली। होटल में फायरिंग की आवाज़ें गूंज चुकी थीं। 4 लाशें पड़ी थीं वहाँ। इस गैलरी में कमरों के दरवाजे खुलने लगे थे। सीढ़ियों की तरफ से शोर भी सुनाई दे रहा था, जैसे कि लोग आ रहे हों। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। बाद में तो उन्हें भागने की भी जगह नहीं मिलनी थी। वे भागे। कुछ ही देर में देवराज चौहान और जगमोहन होटल से बाहर थे। एक कार खुली मिल गई थी जिस पर सवार हुए वे वहाँ से दूर होते चले गए। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जगमोहन ने मुंह लटकाकर कहा। पूरे 3 अरब। तभी देवराज चौहान का मोबाइल फ़ोन बजा। उसने बात की। दूसरी तरफ विक्टर था। देवराज चौहान, विक्टर उत्तेजना से भरा जल्दी जल्दी बोल रहा था। अभी अभी मोइलों ने संपर्क बनाया मुझसे। क्या? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, विक्टर का स्वर तेज ही था। 5 मिनट तक बात की मोइलों ने मेरे से। वे तुम्हारा और जगमोहन का हालचाल पूछ रहे थे। वे हमारे पृथ्वी ग्रह पर आ रहे हैं। क्या? हाँ, मोइलों का कहना है कि उन्होंने अपने ग्रह मोड़ों पर जाने का विचार फिलहाल बदल दिया है। रास्ते से ही उन्होंने अंतरिक्ष यान को हमारी पृथ्वी की दिशा की तरफ कर दिया है। मोइलो कह रहा था कि देवराज चौहान और जगमोहन से कह दूं कि वे आ रहे हैं। उसने कहा कि मैं तुम दोनों से ये भी कह दूं कि उस अज्ञात ग्रह पर हमने जो किया उससे बहुत शर्मिंदा हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मेरी बात सुन रहे हो क्या? विक्टर की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। वो करीब 25 दिन तक
हमारी धरती पर पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लगेगा जब। तुमसे फिर बात करूंगा विक्टर, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मोइलो, बोइंगो और टोइरा हमारे पृथ्वी ग्रह पर पहुंच रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। साले पूंछ वाले, जगमोहन के होठों से निकला। ये कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगे यहाँ। देवराज चौहान होठ सिकोड़े कार ड्राइव करता रहा, जवाब में कुछ नहीं कहा। समाप्त। तो दोस्तों, आज यह उपन्यास मुखिया समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले किसी नए उपन्यास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि दौराजी मर चुका है और अभी प्रयोगशाला का भी कोई सौदा नहीं हुआ। जगमोहन ने ऐसा सोच लिया है कि उसके 3 अरब डूब चुके हैं, लेकिन अभी नरोत्तम जीवित है और गुलेरी जीवित है। अगर आप लोग कहें तो मैं इस कहानी को अपनी कल्पनाओं की उड़ान से आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसा कि आखिरी में फोन आया है विक्टर का देवराज चौहान को कि मोइलो, टोइरा और बोइंगो पृथ्वी की ओर बढ़ चुके हैं, तो उनकी मुलाकात कराकर किसी तरह से जगमोहन को 3 अरब दिलवाकर कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आप लोग आदेश करेंगे तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ मुखिया 2, मुखिया का पार्ट 2 के नाम से। नाम क्या रखना है वो बाद में सोचेंगे। पहले आप लोग बताइए कि क्या इस कहानी को आगे बढ़ाएं या जैसा कि यह उपन्यास समाप्त हो चुका है इसे यहीं समाप्त रहने दें।